नमस्कार दोस्तों, राय पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम सब मिलकर इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे थे, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के बारे में अपन पढ़ाई कर रहे थे। इसके अंदर अपन ने अर्थव्यवस्था के जो मुख्य रूप से तीन क्षेत्र होते हैं आपके, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, इनके बारे में बात की थी। प्राइमरी सेक्टर आपके कृषि से संबंधित था, कृषि और से संबंध क्षेत्र से। फिर द्वितीयक के बारे में अपन ने बात की तो वो उद्योग, इंडस्ट्री, इनसे रिलेटेड होता है। तीसरा आपका सेवा क्षेत्र, जो प्राइमरी और सेकेंडरी जो सेक्टर होते हैं आपके, इनमें इनको मदद करता है, ना कि नया कोई प्रोडक्ट उत्पादित करता है आपके। जबकि प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोडक्ट में आपके सेकेंडरी सेक्टर में आपके नए प्रोडक्ट का उत्पादन होता है। ये अपन ने देख लिया था। इसके बाद अपन ने इंडिया के पर्सपेक्टिव में ये और देखा कि इंडिया एक कृषि प्रधान देश रहा है, और कृषि प्रधान देश रहा है तो हमेशा से एग्रीकल्चर सेक्टर, जो प्राइमरी सेक्टर, वो इंडिया में बहुत डोमिनेंट रहा है। और लगभग इंडिया की 70 से 75% आपकी जनसंख्या है, ये आजादी के टाइम पे आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में व्यस्त रहती थी, काम करती थी। परंतु अभी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। फिर भी आज के वर्तमान पर्सपेक्टिव में 2022-23 में भी आपके लगभग 54% जो जनसंख्या है आपकी, वर्क फोर्स है जो आपकी, वो एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ एग्रीकल्चर सेक्टर में आपके कार्यरत काम करती है, वर्किंग फोर्स है उसकी। इससे क्या पता चलता है अभी कि आज भी इंडिया की आधी से आधी ज्यादा पॉपुलेशन आपके एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि इंडिया के लगभग 70% जो पॉपुलेशन वो गाँव में ही रहती है। इस तरीके से अपन ने सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, जिसमें तीन सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, तीनों को अच्छी तरीके से पढ़ लिया था। मैंने जब आपको सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के पार्ट ऑफ इकोनॉमी पढ़ाया था, तब मैंने बताया था कि एक अपन सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज फर्म के रूप में भी पढ़ते हैं, आज वो देखेंगे। फिर अपन ओनरशिप के हिसाब से जो आपकी इंडस्ट्रीज और फर्म और कंपनीज जो होती है, वो आपकी पब्लिक प्राइवेट ओनर रहते हैं, दोनों अलग अलग रहते हैं। तो ये क्यों अलग अलग रहते हैं, इनके क्या फायदे क्या नुकसान होते हैं, ये और देखेंगे। तो ठीक है, आज इस वीडियो में इसकी जानकारी लेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन। जो क्षेत्र होते हैं आपके, इनको दो भागों में और डिवाइड किया जाता है सेक्टर्स को। एक तो आपके ऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं, एक आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं। जैसा कि अपन ने पहले डिस्कस भी किया था, नाम से भी जैसा आपके स्पष्ट हो रहा है, ऑर्गेनाइज्ड मतलब ऑर्गेनाइज है वो पूरी फर्म, और अनऑर्गेनाइज मतलब नाम से जैसे स्पष्ट है, वो तो देख ही लो आप आपके। पर बाकी की अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज फर्म की क्या क्या खासियत होती है। देखो, ऑर्गेनाइज फर्म मतलब वो फर्म रजिस्टर्ड होगी कहीं, गवर्नमेंट को ये पता रहेगा कि इस नाम की कोई फर्म यहाँ पे कार्यरत है, काम कर रही है, और इसमें कोई एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जो फर्म रजिस्टर्ड होती है गवर्नमेंट के साथ, निश्चित समय काल के लिए उनका काम अवधि सब कुछ फिक्स होता है। ठीक है, वो तो आपके ऑर्गेनाइज क्षेत्र कहलाते हैं, ऑर्गेनाइज संगठित क्षेत्र आपके कहलाते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर आपके कहलाते हैं। देखो, इनमें वह उद्यम और कार्य आते हैं जहां रोजगार की अवधि निश्चित होती है, फिक्स होती है। कि आपका पता है कि आप जब कोई ऑर्गेनाइज फर्म में, जैसे आप टिस्को वगैरह, रिलायंस वगैरह का आपने नाम सुना होगा, इन्फोसिस का नाम सुना होगा, कि आपका कोई दोस्त अगर इन्फोसिस में, टिस में काम कर रहा है, तो वहां पे आपको पता होता है वो फिक्स 2 साल, 5 साल, 10 साल के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं। तो मतलब एक फिक्स टाइम पीरियड तो होता है, निश्चित समय अवधि कितनी। जैसे कोई आपका दोस्त टिस्को में काम कर रहा है, तो उसके साथ 10 साल का उन्होंने बॉन्ड कर रखा है, ऐसा सुना होगा आपने, 10 वर्ष का बॉन्ड कर रखा है। 10 वर्ष का बॉन्ड कर रखा है मतलब फिक्स है कि वो 10 साल के लिए टिस्को में आपके काम करेगा। वो एक निश्चित समय अवधि हुई। तो ऑर्गेनाइज फर्म क्या देती है आपको, एक निश्चित समय अवधि देती है। इसके अलावा आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हो, जैसे अभी कोई बहुत सारी स्टार्टअप इंडस्ट्रीज खुल रही है, उसमें मानो एक नई फर्म खुली, वो नई फर्म आपको हायर करती है, और हायर करने के बाद बोलती है कि हम आपको पर आवर या पर डे के इस हिसाब से पैसे देंगे। जैसे उन्होंने बोला कि आपको 1000 रुपए पर डे देंगे, है ना। या फिर फर्म ने बोला कि आपको एक टारगेट दिया जाता है, एक ये रिपोर्ट बना के तैयार करके देनी है आपको, और ये रिपोर्ट आपको हमें जब आप सबमिट करोगे, जितना भी टाइम है, जैसे 15 दिन 20 दिन के अंदर, तो हम आपको 10,000 रुपए देंगे। तो ये वो 10,000 किस हिसाब से दे रहे हैं आपको, वर्क के हिसाब से दे रहे हैं, काम के हिसाब से दे रहे हैं आपके, ठीक है, प्रोजेक्ट के हिसाब से दे रहे हैं। तो क्या ये ऑर्गेनाइज है, फिक्स रजिस्टर्ड है ये काम? नहीं, ये इसकी कोई निश्चित समय अवधि नहीं है। ये आपको पर्टिकुलर आज आपको 1000 रुपए के डे के हिसाब से काम मिला, कल आपको ये नहीं भी मिले, कल आपको ये निकाल भी दें। आज आपको बुलाए, कल बोले कि कल आपको ये काम नहीं करना। तो ये कोई ऑर्गेनाइज नहीं है, इसमें कोई पाबंदियां नहीं है, ठीक है, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो ये आपका होता है अनऑर्गेनाइज, असंगठित क्षेत्र। दोनों में डिफरेंस समझे।
तो देखो संगठित क्षेत्र कौन सा है, इनमें से वे उद्यम कार्य आते हैं जहां रोजगार की जो अवधि है वो निश्चित होती है, फिक्स होती है, और ये सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं। मैंने ये वाली बात आपको बताई, इसको नोट करना वापस से कि ये सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर वो होता है जिसमें गवर्नमेंट को पता हो कि ऐसा कोई संस्थान, कोई कंपनी, कोई सेक्टर काम कर रहा है, यहाँ पे कौन कौन से लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, निश्चित रजिस्ट्रेशन होता है, जो काम करने वाला एम्प्लॉय होता है उसका एम्प्लॉय नंबर रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, एम्प्लॉय नंबर होता है फिक्स, गवर्नमेंट के पास ये रजिस्टर्ड होता है। साथ ही में जब ये गवर्नमेंट के पास ये रजिस्टर्ड होगा तो इसको जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज और रूल्स रेगुलेशंस है उनका फायदा भी मिलता है। भाई अगर गवर्नमेंट को ये पता है कि इस ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर, टिस्को के अंदर आपका दोस्त रमेश काम कर रहा है, अब तो गवर्नमेंट को ये पता है कि रमेश नाम का एक बंदा 10 साल तक टिस्को में काम करेगा, तो गवर्नमेंट के जो बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कौन कौन से बेनिफिट्स, लेबर लॉज हो गए। लेबर लॉ क्या होते हैं कि जैसे कोई मतलब प्रोटेक्ट करती है गवर्नमेंट, ऐसे लॉज बना रखे हैं जो लेबर को प्रोटेक्ट करती है उसके कार्यस्थल पे, जैसे कि कितना काम किया जाएगा, कौन महिलाओं के साथ शोषण वोषण, इनसे रिलेटेड बहुत सारे लॉज बना रखे होते हैं। सोशल बेनिफिट्स होती है, पेंशन स्कीम्स होती है, और भी सोशल वेलफेयर की बहुत सारी स्कीम गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो उन सबका फायदा किसको मिलता है, जो रजिस्टर्ड होते हैं। गवर्नमेंट को जो पता होगा कि ये बंदा टिस्को के अंदर काम कर रहा है रमेश, तभी तो गवर्नमेंट उसको फायदा देगी। अगर गवर्नमेंट को पता ही नहीं है कि ऐसी कोई कंपनी रजिस्टर्ड है, उसके अंदर कौन काम कर रहा है, आप कहीं काम करने जाते हो आपके पड़ोस में, उनको पता ही नहीं है गवर्नमेंट को वहां कौन काम कर रहा है, फिर आप बाद में जाके इस पे क्लेम नहीं कर सकते गवर्नमेंट पे। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर की पहली खासियत क्या देखी अपन ने, पहली खासियत अपने पास निकल गई कि उसकी एक निश्चित समय अवधि होती है, एक फिक्स टाइम पीरियड होता है। दूसरी खासियत क्या होती है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर जो होता है वो गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड होता है, पंजीकृत होता है, तथा निर्धारित नियम और विनियमों का अनुपालन करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे नियम बनाए जाते हैं, जैसे कि एक फिक्स ऑफिस टाइम पीरियड जो बेसिकली अपने होता है 8 घंटे ही एक इंसान से दिन में काम कराया जाएगा स्किलफुल वर्क के लिए। तो गवर्नमेंट ने नियम बना रखे कि भाई 8 घंटे कराया जाएगा। जैसे कि हफ्ते में जो वीक होता है उसके अंदर 1 या 2 छुट्टी जितनी भी डिसाइड है काम के हिसाब से वो आपको मिलेगी। तो ये क्या है, रूल्स बना रखे हैं कौन कौन सी छुट्टियां कब मिलेगी। इसके अलावा जिस तरीके का वो काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट काम को अलग अलग तरीके से डिसाइड करती है, जैसे अनस्किल वर्क, स्किल वर्क, मतलब हाई स्किल वर्क, इस हिसाब से उनको मिनिमम वेज कितना मिलना चाहिए, मिनिमम वेतन कितना मिलना चाहिए, ये भी नियमों में आते हैं। तो ये नियम भी वो ऑर्गेनाइज फर्म द्वारा आपके फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, तो देखो ऑर्गेनाइज फर्म में अपन ने क्या क्या पढ़ा, ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या क्या कहलाएगा, निश्चित समय अवधि होगी उसकी, निश्चित समय अवधि के अलावा सरकार का उसको पता होएगा कि इस तरीके का कोई फर्म काम कर रही है, उसमें ये वाला एम्प्लॉय ये काम कर रहा है आपके, ठीक है, और इतने टाइम तक काम करेगा, और वो फर्म जो गवर्नमेंट के द्वारा नियम रूल बनाए गए वो फॉलो करेगी। तो 3 कंडीशन हो गई ऑर्गेनाइज की, अभी अपन ने पढ़ी, निश्चित समय अवधि, फिक्स टाइम पीरियड, गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल, और रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है। ये ऑर्गेनाइज सेक्टर की आपकी 3 मुख्य बातें हो गई। इसके अलावा कौन कौन से और ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले जो एम्प्लॉइज हैं, जो रोजगार दे रहे हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर द्वारा, उनको कौन कौन से और बेनिफिट आपको मिलते हैं, ये आगे अपन देखते हैं। ठीक है, तो संगठित क्षेत्र में कर्मचारी को प्राप्त लाभ कौन कौन से बेनिफिट्स आपको उनको मिलते हैं। ठीक है, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपके काम करते हैं उनमें तो काम के निश्चित घंटे होते हैं, फिक्स आवर होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ऑर्गेनाइज सेक्टर में जब कोई काम करता है तो उसको निश्चित समय अवधि, अवधि का मतलब कि जैसे 5 साल 10 साल तक वो काम करेगा। इसके अलावा पर डे गवर्नमेंट ने रूल बना रखा है कि जो ये कार्य के हिसाब से अलग अलग डिवाइड है, अनस्किल्ड स्किल्ड, जैसे मैंने आपको बताया। तो मतलब जैसे आपको बना रखा है कि एक स्किल्ड वर्कर से आप 8 घंटे एक दिन में काम करा सकते हो, तो फिक्स है। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं उनमें आपसे 8 घंटे एक दिन काम लिया जाता है। ऐसे नहीं कि किसी दिन काम आ गया सर आप बोल दो कि मेरे पापा तो कल 10 बजे तक काम करके आए थे, तो वो बात अलग होती है। जो फिक्स टाइम पीरियड जो उनको दिया जाता है कि आपको काम करना है, तो वो 9:30 से 5:30 जो आपके रेगुलर अपने इंडिया में चलता है वो फिक्स होता है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर की क्या खासियत होती है, उसमें आपको फिक्स टाइम पीरियड होता है आपके। निश्चित समय से अधिक का काम करने पर अतिरिक्त आय दी जाती है। बिल्कुल आपने सुना होगा एक्स्ट्रा पेमेंट बहुत सारी ऑर्गेनाइज फर्म द्वारा दिया जाता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपको देखने को मिलता है अपना रेलवे। रेलवे एक ऑर्गेनाइज फर्म है अपने इंडिया का, और रेलवे में जैसे लोको पायलट वगैरह होते हैं, आपको ध्यान है, तो कभी कभी एक लोको पायलट दूसरा छुट्टी पे चला गया तो किसी और की ड्यूटी ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे उसको 8 घंटे काम करना है, 8 की जगह उसको फिर 12 घंटे काम करना पड़ा किसी दिन, तो जो जिस दिन वो 12 घंटे लोको पायलट ट्रेन चला के आएगा वो 4 घंटे का उसको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलता है आपको।
ये सुना होगा आपने, एक्स्ट्रा ड्यूटी करने पे हमेशा पेमेंट दिया जाता है। जैसे पुलिस वाले भी अगर एक्स्ट्रा ड्यूटी किसी दिन करते हैं तो उसका पेमेंट एक्स्ट्रा दिया जाता है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर का दूसरा बेनिफिट क्या है, कि आपसे जब एक्स्ट्रा काम कराया जाएगा, एक्स्ट्रा टाइम आप वहां पे दोगे तो उसका आपको पेमेंट एक्स्ट्रा मिलेगा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का क्या है, आपके ऊपर दबाव है, अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको निकाल देंगे, क्योंकि कोई बॉन्ड फिक्स नहीं है, कोई आपकी समय अवधि फिक्स नहीं है। ठीक है, ये डिफरेंस है। तो दूसरा बेनिफिट क्या है, कि एक्स्ट्रा काम करने पे एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था कि जो गवर्नमेंट की सोशल वेलफेयर स्कीम होती है, गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड हो, आप गवर्नमेंट को पता है कि ये बंदा इस जगह काम कर रहा है, रमेश नाम का बंदा कोई टिस्को नाम की कंपनी में काम कर रहा है, तो फिक्स है, आप काम करोगे भी। तो गवर्नमेंट की जो हेल्थ पॉलिसीज हो गई, पेंशन वगैरह हो गई, इन सब के बेनिफिट आपको मिलते हैं। ठीक है, तो जैसे हेल्थ इंश्योरेंस आपने देखा होगा, ऑर्गेनाइज फर्म में जो लोग काम करते हैं उनको कंपनी द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा ही फिक्स हेल्थ इंश्योरेंस कराया जाता है। साथ ही में आजकल तो प्राइवेट कंपनियां इतना भी बेनिफिट देने लगे कि उनके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनको भी इसका बेनिफिट देते हैं। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कंपनियां ही दे रही है, गवर्नमेंट में भी, जैसे आपने रेलवे का भी सुना होगा और गवर्नमेंट एम्प्लॉय का भी सुना होगा, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनके पेरेंट्स को या फिर वाइफ वगैरह, बच्चों वगैरह को भी हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ का लाभ मिलता है। ठीक है, इसके अलावा पेंशन, अब पेंशन से आप डायरेक्ट जाओगे तो सब सोचेंगे ये जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनको ही पेंशन मिलती है, ऐसा नहीं है। प्राइवेट जॉब करने वाले, ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब करने वाले, जैसे अपन ने रमेश का एग्जांपल लिया, वो टिस्को में काम कर रहा था, अगर वो 10 साल तक रेगुलर अपनी जो एक पेंशन का अमाउंट होता है वहां से कटाएगा, तो फिर जो आपके ईपीएफओ डिपार्टमेंट होता है वो उस फंड को उसको दोनों तरीके से दे सकता है, पेंशन के रूप में भी दे सकता है और डायरेक्ट भी दे सकता है। ठीक है, तो पेंशन आपके प्राइवेट फर्म द्वारा भी दी जाती है और गवर्नमेंट फर्म द्वारा दी जाती है। पेंशन मतलब वो अमाउंट आपके पास, गवर्नमेंट के पास आपका इकट्ठा होता रहता है, पर आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हो तो ही होएगा। क्यों अनऑर्गेनाइज में पेंशन और इनका लाभ क्यों नहीं मिलता? देखो, पेंशन और इनका ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, इसमें लाभ इसलिए नहीं मिलता आपको कि पेंशन जैसे 1 साल के लिए आपका फिक्स है कि हर महीने आपके 7,000 रुपए कटेंगे, तब आपके जाके 5-10 साल में पेंशन इकट्ठा होती है। ठीक है, प्रोविडेंट फंड में जो आपका अकाउंट खुलता है उसके अंदर। पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आप काम कर रहे हो, कोई निश्चित समय अवधि नहीं है, आपने 1.5 महीने तक काम किया, 1.5 महीने बाद आपको कंपनी से निकाल दिया गया, फिर आपके 7,000 कौन जमा कराएगा अगले महीने? आपको तो सबसे पहले प्रायोरिटी तो क्या होगी कि नई जॉब पकड़ के इतना पैसा लाया जाए कि घर का जो दैनिक दिनचर्या खर्चा है वो निकाला जाए, ना कि प्रोविडेंट फंड में जमा कराया जाए। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये दिक्कत आपके साथ रहती है, इसलिए पेंशन और हेल्थ वगैरह इन सब के जो सोशल बेनिफिट की जो सुविधा होती है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में ज्यादा मिलती है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कम मिलती है। ठीक है, और कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं? तो देखो, सेवेतन अवकाश, भविष्य निधि का भी सेवानुदान मिलेगा। सेवेतन अवकाश मतलब जैसे आपने बहुत बार सुना होगा, आपके आस पड़ोस में, आपके घर में कोई गवर्नमेंट जॉब में होगा तो बोलते होंगे कि मेरी तो अभी 5 CL बच रही है, 10 CL बच रही है, या फिर इतनी छुट्टियां बची हुई है तो मैं अभी ले लेता हूं। तो गवर्नमेंट कर्मचारियों का फिक्स एक अमाउंट में, जैसे साल भर की फिक्स उनको 40-50 जो भी अमाउंट होता है उसमें फिक्स होता है कि इतनी छुट्टियां उनको मिलेगी, उनके अलग से पैसे कटते नहीं है वो छुट्टी लेते हैं तो। क्यों? क्योंकि जैसे आपने सुना होगा जब महिला गर्भवती हो जाती है तो उन्हें लगभग 6 महीने की छुट्टी शायद दी जाती है, तो 6 महीने के टाइम पर उनको पेमेंट भी दिया जाता है गवर्नमेंट का या ऑर्गेनाइज सेक्टर के द्वारा। तो ये सारे फायदे आपको जो मिलते हैं, पैटर्निटी लीव वगैरह, मैटरनिटी लीव, ये सभी आपको ऑर्गेनाइज सेक्टर में मिलते हैं। आप कोई ऐसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हो, फिर वहां पे आप बोलो कि भाई मेरे को पैटर्निटी लीव है, मैटरनिटी लीव लेनी है, 6 महीने तक मैं आऊंगी नहीं और आप पेमेंट भी दो, तो वो ऐसा नहीं करेंगे, वो बोलेंगे 6 महीने तो हम आपको रखने ही नहीं वाले थे, पेमेंट कहां से देंगे? तो ये आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर के नुकसान होते हैं और ऑर्गेनाइज सेक्टर के लाभ होते हैं कि सेवेतन अवकाश भी मिलता है आपको, भविष्य निधि, प्रोविडेंट फंड, जैसे मैंने आपको बताया कि पेंशन में जैसे फिक्स अमाउंट जो आपका डिपॉजिट होता है वो प्रोविडेंट फंड में ही आपके होता है, जिसको आप बाद में एक साथ भी ले सकते हो या टुकड़ों में भी ले सकते हो। कार्य स्थल पर उचित वातावरण एवं न्यूनतम सुविधाएं प्राप्त होती है। देखो, ऑर्गेनाइज सेक्टर की एक और खासियत होती है, कार्य स्थल पर आपको पूरी सुरक्षा दी जाएगी जिस काम की आप करोगे, निश्चित अधिकार दिए जाते हैं आपके, एक निश्चित पोस्ट पे आप बैठे रहते हो। ठीक है, तो ये सारे जो बेसिक नीड्स जो होती है काम करने के लिए आपको, वो सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको उपलब्ध होते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जरूरी नहीं है कि आपको मिले। ठीक है, अनुचित शोषण नहीं होगा। ये देखो, ये मैंने आपको वैसे ऐसे ही बताया कि अनुचित शोषण से सिर्फ आप ऐसे मत जाना कि महिलाओं के साथ जो शोषण होता है वो वाले नहीं। जैसे आप कहीं काम करते हो और आप सुबह
आपके बॉस ने सुबह 7 बजे आपको बुला लिया, 7 बजे बुलाने के बाद आप 9 बजे तक काम कर रहे हो, फिर आप बोल रहे हो बॉस से कि मैं वही अब थक गया और दिन भर से बहुत काम करना चाह रहा हूँ और अब मैं जाता हूँ, बीच में आपको लंच भी नहीं करने दिया, अपन बॉस बोले कि नहीं ये काम तो आज ही करना है, नहीं तो मैं आपको काम से निकाल दूंगा, और फिर आपसे बोले कि नहीं आज तुम 12 बजे तक काम करोगे, तो आप सुबह 7 बजे से बिना खाए पिए रात को 12 बजे तक काम कर सकते हो? या आपका शोषण ही हुआ एक तरीके का। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा नहीं होता, फिक्स होता है, आपके एक टाइम पीरियड अवधि होती है कि आप 5 साल तक यह काम करोगे, आप मना भी कर सकते हो, सर मेरा इतना ही था, मेरे कॉन्ट्रैक्ट में इतना ही लिखा हुआ है, बाकी काम मैं कल करूंगा। क्यों? क्योंकि आपके पास एक लिखित अधिकार होता है, एक रूल होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, जो अपन ने स्टार्टिंग में पढ़े थे कि एक निश्चित रूल रेगुलेशन मिलते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको ये मिलते नहीं। तो ये अपन ने ऑर्गेनाइज सेक्टर के आपके बेनिफिट्स देखे थे, कौन कौन से बेनिफिट होते हैं। अच्छा, मैं अभी बता दूं स्टार्टिंग में आपको बात कि फिर आप बोलोगे सर सबको ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करना चाहिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्यों काम करने के लिए जाते हैं? तो मैं आपको बताऊं, इंडिया में जितना काम, जैसे 100% अगर कोई काम हो रहा है, ठीक है, ये 100% काम इंडिया में हुआ, उसमें से लगभग 20 से 30% ही आपके जो काम है वो आपके ऑर्गेनाइज सेक्टर द्वारा किया जाता है, ठीक है। बाकी के जो बचा कुचा आपके 70 से 80% काम है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर द्वारा किया जाता है। गवर्नमेंट या कोई भी ऑर्गेनाइज फर्म है एक साथ इतने लोगों को काम पे नहीं रख सकती कि वो सारा काम आपके ऑर्गेनाइज फर्म द्वारा, ऑर्गेनाइज एम्प्लॉय द्वारा ही करा दिया जाए। कुछ काम ऐसे होते हैं जैसे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, ठेकेदार जिनका नाम सुनते होंगे आप, तो ठेकेदार होते हैं, इनको काम कितने से दिन के लिए लोग चाहिए होते हैं, जैसे इनको कोई ठेका मिला कि इनको वही 6 महीने में काम पूरा करना है, 6 माह के अंदर काम पूरा करना है, तो ये 6 माह के अंदर ही लोगों को हायर करेंगे। जैसे गवर्नमेंट ने कोई प्रोजेक्ट निकाला 2 साल के लिए, जैसे कोई भी प्रोजेक्ट का नाम देख लो आप, तो 2 साल के लिए अटल भूजल योजना चल रही है आपके, 5 साल के लिए चल रही है, 5 साल के लिए योजना चल रही है। अब 5 साल के लिए गवर्नमेंट को इसमें वही काम करने के लिए लोगों की तो जरूरत है, कंट्रोल करने के लिए तो 1-2 ऑफिसर गवर्नमेंट ऊपर बैठा देगी आपके, पर नीचे इतने सारे लोग काम करेंगे, उनको तो क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट पे हायर करेगी थोड़े टाइम के लिए, जिसका जैसे किसी को 6 महीने के लिए करना है, किसी को 1 महीने 2 महीने, जैसे जैसे उसका काम होता है वैसे वैसे हायर करेगी। तो जो बाकी के और काम होते हैं, जो बाकी के और प्रोजेक्ट होते हैं आपके, उनको इसी तरीके से अनऑर्गेनाइज फॉर्म में ही चलाया जाता है आपके। ऐसे नहीं है कि सिर्फ 5 साल के लिए गवर्नमेंट उसको हायर करके बैठ गई और फिर उसके पास बाद में कुछ काम ही नहीं, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसलिए ज्यादातर मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपके कि जो लगभग 100% काम होता है उसमें 70 से 80% काम आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर द्वारा किया जाता है, और बहुत ज्यादा जो पब्लिक है, बहुत ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर द्वारा ही आपको दिया जाता है। जैसे एक दिहाड़ी पे काम करने वाला मजदूर है, उसको आज रोजगार मिला तो मिला, कल नहीं मिला तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर ही हो गया। कोई सब्जी बेचने वाला है, मतलब किसी दिन कितनी सब्जी बिकी, प्रॉफिट हुआ तो हुआ, कोई दिन लॉस भी हो जाता है, ठीक है, इतनी सब्जी बिकती नहीं, कम रेट पे उसको बेचनी पड़ती है फिर, क्योंकि सड़ जाती है सब्जी वगैरह हो रही। तो ये आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर और ऑर्गेनाइज सेक्टर में इसलिए प्रेफर किया जाता है। एक बार अपन मोटा मोटी देख लेते हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर वैसे होता क्या है, कंपेयर करके तो अपन ने देख ही लिया दोनों में क्या है, ठीक है। तो असंगठित क्षेत्र, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, छोटी छोटी और बिखरी हुई इकाइयों जो अधिकांश नियंत्रण से बाहर होती है और यहाँ प्राय सरकारी नियमों का पालन नहीं किया जाता। जो जो अपन वहां पढ़ के आ रहे हैं आपके ऑर्गेनाइज सेक्टर में, जस्ट इससे उल्टा आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या है, एक बड़ी फर्म या गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल था, या छोटी छोटी बहुत सारी इकाइयां होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि डेली दिहाड़ी पे काम करने वाले लोग, तो एक कहीं मकान का काम चल रहा है, कोई बिल्डिंग का काम चल रहा है, तो कोई ठेकेदार ने क्या बोलते हैं 1-2 साल तक कोई काम चलने वाला है, मानो कोई इंस्टीट्यूट का, तो वहां पे वर्कर हायर कर लिए, 100 वर्कर हायर कर लिए आपके, और जैसे ही काम खत्म हुआ उनको बाहर निकाल दिया। तो ऐसी छोटी छोटी इकाइयों के द्वारा काम प्रोवाइड किया जाता है आपको, और ये नियंत्रण से बाहर होती है, किसी का इन पे कंट्रोल नहीं होता, गवर्नमेंट के नियमों का ये पालन भी नहीं करते। जैसे कि गवर्नमेंट ने नियम अपन ने पढ़ा था कि एक आदमी से कितने 8 घंटे काम करवाना चाहिए, है ना, पर इनका ऐसे नहीं होता, इनके फिक्स है कि तुम्हें ले लिया ये काम करना है, या फिर जो भी उनके नियम होते हैं अपने अलग नियम ये बनाते हैं, तो उस तरीके से उनको आपको काम करना होता है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे टाइप आपके हो गया अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आपके। जो जो अपन ने मखासियत पढ़ी थी, जैसे रूल्स रेगुलेशन मिलते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल होता है आपके, ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। तो क्या क्या नुकसान है, क्या क्या कठिनाइयां आती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने के लिए? देखो वहां ऑर्गेनाइज सेक्टर में कितने लाभ मिल रहे थे आपको,
बस ये कि ऑर्गेनाइज सेक्टर की जॉब बहुत मुश्किल से मिलती है। जैसे बोलते हैं ना कि सरकारी नौकरी तो अपने यहाँ मिलती नहीं है, आप भी उसी की तैयारी कर रहे हो। क्यों? क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है, फिक्स नियम है, आपको उसके लाभ मिलते हैं, फायदे होते हैं। जैसे कोरोना काल जैसी सिचुएशन आ गई, बहुत सारी प्राइवेट कंपनियों के द्वारा अभी भी की जा रही है, आपको पता है छटनी की जा रही है, अमेजन वगैरह इनके द्वारा 30-30% के आपके एम्प्लॉइज की छटनी कर गई। अच्छे अच्छे जिनको 12-12, 30-30 लाख का पैकेज मिलता था, उनको कंपनी द्वारा निकाल दिए गए। और गवर्नमेंट जॉब में आपको पता ही है, यहाँ पे एक पियोन को भी बाहर नहीं निकाला गया कोरोना काल के अंदर। हाँ, ये जरूर है सैलरी कुछ टाइम लेट आई, पर आई सबकी। ठीक है, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आपके क्या क्या लाभ मिलते हैं, क्या क्या कठिनाइयां आपको होती है, देखते हैं। यह क्षेत्र सरकारी नियमों और विनियमों को नहीं मानता, रूल्स और रेगुलेशंस को, गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस को नहीं मानता, यहाँ पे अप्लाई नहीं होते ये वाले। ठीक है, न्यूनतम वेतन मिलता है, तो ये तो फिक्स है। ऑर्गेनाइज सेक्टर से आपको बहुत कम सैलरी आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर में दी जाएगी। मतलब एक तरीके का आपका शोषण ही होएगा उस जगह, जैसे जितना आप काम करोगे 8-10 घंटे में, उसके मुकाबले आपको बहुत कम पेमेंट मिलता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है आपके टीचिंग लाइन में। आप देखोगे तो जो गवर्नमेंट टीचर है उनकी सैलरी काफी ठीक होती है, और वहीं कंपैरिजन में कोई प्राइवेट स्कूल में एक टीचर पढ़ाता है उसको बहुत कम अमाउंट में पैसे दिए जाते हैं। जैसे सैलरी का तो मैं आपको क्या बताऊं, फिर भी गवर्नमेंट की जो टीचर है उसकी सैलरी लगभग 60 से 80 हजार के आसपास मिलेगी आपको। वहीं प्राइवेट स्कूल में एक जो टीचर पढ़ा रहा होगा आपको, वो 15 से 20 हजार रुपए में ही पढ़ा रहा होगा। जबकि अगर ऐसा देखा जाए तो आप और हम और सब लोग अपने बच्चों को किसमें, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना प्रेफर करते हैं। जबकि गवर्नमेंट एक स्किलफुल बढ़िया इंसान को 60 से 80 हजार रुपए दे रही है, पर 15 से 20 हजार में जो टीचर पढ़ा रहा है तो वो शायद अच्छा ही पढ़ा रहा होगा, इसीलिए अपन अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं पढ़ाने के लिए। पर फिर भी इनको स्किल के हिसाब से पैसे नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। तो ये नुकसान आपको वेतन का देखने को मिलता है, न्यूनतम वेतन मिलता है आपको अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर। ठीक है, रोजगार की अवधि या कार्य समय सीमा निश्चित नहीं होती, ये वाला डिस्कस हम पहले कर चुके हैं। कोई फिक्स नहीं होता अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कि आप कितने टाइम के लिए यहाँ पे काम करोगे, जिस दिन मालिक की मर्जी हुई आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, कार्य समय सीमा निश्चित नहीं होती, किसी प्रकार की छुट्टी या लाभ का प्रावधान नहीं होता। देखो इनमें यही होता है, मैंने आपको बताया ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या है, पैटर्निटी लीव, मैटरनिटी लीव मिल गई आपको 6 महीने तक आ गए। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा नहीं होता, असंगठित क्षेत्र में ऐसा नहीं होता। आप जब तक काम कर रहे हो, जिस दिन आपने काम किया उसी दिन का आपका वेतन मिलेगा। जैसे एक मजदूर, एक मकान का काम चल रहा था, 6 महीने तक रेगुलर उसमें काम करने के लिए गया, और वो 10 दिन के लिए बीमार पड़ गया और वो काम पे नहीं गया, तो क्या उस कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा उस मजदूर को 10 दिन के पैसे दिए जाएंगे? नहीं दिए जाएंगे। तो ये है ये कि किसी भी प्रकार की छुट्टी या लाभ आपको प्राप्त नहीं होता, चाहे आपने उसके लिए कितना ही काम किया हो। निश्चित कार्य क्षेत्र में अच्छी सेवा सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती, ये भी है कि एक फिक्स कार्य नहीं होता। आज आप यहाँ काम कर रहे हैं, कल आपको दूसरी जगह भेज दिया, फिक्स नहीं होता अनऑर्गेनाइज सेक्टर का। और उसके अलावा आपको सुविधाएं, तो जब आपके जगह स्थान ही फिक्स नहीं है तो बेसिक नीड्स की कैसी उम्मीद कर सकते हो आप, तो वो भी आपको बहुत कम मिलती है देखने को अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो ये अपन ने देखा ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होते हैं, इनमें क्या लाभ है, क्या कठिनाइयां है। एक बार इस टेबल के थ्रू अपन देख लेंगे कि इनके क्या क्या पॉइंट में डिफरेंस होते हैं, तो आपको एकदम कंटेस्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो संगठित क्षेत्र में क्या है, अधिक वेतन मिलता है, ये डिस्कस किया अभी टीचर का एग्जांपल लेके अपन कि जो संगठित क्षेत्र होता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, उसमें आपको ज्यादा वेतन मिलता है, वहीं आपको असंगठित क्षेत्र में कम वेतन देखने को मिलता है। नौकरी सुरक्षित होती है, एक निश्चित समय अवधि होती है, मैंने आपको बताई। जैसे गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब फिक्स है आपकी कि जब तक आप कोई ऐसा काम नहीं कर दो जिससे आपको कोई आपके खिलाफ बड़ा एक्शन ही हो जाए, कानूनन गलत हो वो काम, तब तक आपको उस जॉब से बाहर नहीं निकाला जा सकता। वहीं जो असंगठित क्षेत्र अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसमें क्या है आपके, जैसे आपके मालिक है जो जिसने आपको काम पे रख रखा है, उसका भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, उन्होंने आपको निकाल दिया। या फिर कोई प्रोजेक्ट अभी आपसे अच्छा, उनको स्किलफुल बंदा कम वेज में, कम वेज रेट में मिल गया, कम पैसे में मिल गया। देखो बेरोजगार की कमी नहीं, आप स्किलफुल हो, आपसे अच्छा स्किलफुल कोई बंदा उन्हें कम वेज रेट में मिल गया, तो वो आपको निकाल के उसको रख लेंगे नौकरी पे। और ये तो है ही कि कोई कितना ही स्किलफुल हो, उससे भी अच्छा स्किलफुल बंदा है वो यहाँ पे बेरोजगार घूम ही रहा है आपके। ठीक है,
तो और इसके अलावा फिर आगे बढ़ते हैं, और डिफरेंस क्या है, तो संगठित क्षेत्र जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है इसके अंदर आपको कार्य की स्थितियां अच्छी मिलती है, बेसिक नीड्स के बारे में अभी अपन ने डिस्कस कर लिया। वहीं आपके जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है इसके अंदर आपको बेसिक नीड्स जो होती है, जो अभी अपन देख के आए थे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, आपको एक कार्यस्थल से दूसरे कार्यस्थल पे भी भेजा जा सकता है। ऐसा हो सकता है कि डेली आप अलग अलग जगह जा रहे हो, तो फिर इसमें आपको ये नुकसान देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब इसके आगे भी कुछ डिफरेंस है वो और देख लेते हैं। तो आगे देखें, इसमें देखो एक दो डिफरेंस और देखने को मिलेंगे अपन को, है ना। फिर क्या है, कर्मचारी योजनाओं का लाभ मिलता है, मैंने आपको बताया। ऑर्गेनाइज सेक्टर जो होता है आपके, उसके अंदर आपको सोशल वेलफेयर जो स्कीम्स आपके होती है, सामाजिक कल्याण की जो जो योजनाएं आपकी होती है, उनका सबका लाभ आपको इसी में देखने को मिलता है। रीजन क्या है कि संगठित क्षेत्र में देखने को मिलता है, मैं बार बार आपको ये वाली बात बताऊं, हूं, रीजन एक ही है कि जो संगठित क्षेत्र के कर्मचारी होते हैं ये आपके रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है, रजिस्टर होता है आपके, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को पता होता है कि इस वाले जो सेक्टर है इसके अंदर ये बंदा आपके काम कर रहा है। जैसे अपन ने रमेश का एग्जांपल लिया था। वहीं आपके असंगठित क्षेत्रों के लाभ इसलिए नहीं मिलते क्योंकि आपका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि आप कहाँ काम कर रहे हो, कौन सा काम कर रहे हो, कौन सी पोस्ट पे आप काम कर रहे हो, कितने दिन तक काम करोगे, तो ये कोई फिक्स ही नहीं है, तो इसका लाभ आपको मिलना ही नहीं है। अब सभी सोच रहे होंगे कि सर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो पूरा नुकसान ही नुकसान है। नुकसान ही है, आपको पेमेंट भी कम मिल रहा है, कोई लाभ भी नहीं मिल रहा, कोई अधिकार भी नहीं मिल रहे, परंतु जो ऑर्गेनाइज सेक्टर की जॉब है वो इतनी जल्दी मिलती नहीं है ना, और इतनी अवेलेबल भी नहीं है। पूरे जो वर्कफोर्स होती है उसमें मैंने आपको बताया 20% लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, 80% तो आज भी आपके मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। आपके प्राइवेट अलग है, प्राइवेट से अनऑर्गेनाइज सेक्टर को आप मत करना, ऑर्गेनाइज सेक्टर प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों हो सकता है। और आपके जो असंगठित क्षेत्र है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, इसके अंदर आपके जो डेली मर्रा के काम हो गए और जो छोटी छोटी कंपनियां आपकी काम कर रही है वो सभी इसके अंदर आ जाती है। ऐसे बेसिकली आप देखना चाहो तो मैं आपको एक और बात बताऊं, इसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो होते हैं जिसमें लगभग 10 से कम आपके कर्मचारी कार्यरत होते हैं। एक ऐसी कंपनी जिसमें 10 से कम कर्मचारी आपके एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, ये कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, पर आप कहीं लिखने या बोलने के लिए आप ये बता सकते हो। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या है आपके इनके डिफरेंस का, कार्य अवधि, काम के घंटे निश्चित होते हैं और इनके काम के घंटे आपके कोई निश्चित नहीं होते। ये देखा अपन ने, इसमें 8 घंटे आपको काम करना पड़ता है, या आपको बॉस सुबह 7 बजे से लेकर शाम को रात को 12 बजे तक भी काम करवा सकता है उसके जरिए। ठीक है, तो ये आपके बॉस के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये अपने दोनों के अंदर बीच अंतर देख लिया आपके, साफ बात है आपको ऑर्गेनाइज सेक्टर ही बहुत पसंद आया होगा, इसमें जाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इसीलिए आप ये वीडियो भी पढ़ रहे हो। आगे बढ़ते हैं, यह क्षेत्र सरकारी नियमों और विनियमों को पालन नहीं करता, ये अपन पढ़ चुके। इसके साथ साथ और क्या देखा अपन ने, न्यूनतम वेतन मिलता है, ये सारी बातें अपन इनकी देख चुके हैं पहले। फिर इसके बाद भारत में कृषि के असंगठित क्षेत्र के होने के कारण, कृषि एक असंगठित क्षेत्र है क्योंकि, अच्छा ये बात बताता हूँ आप, इसमें यह बताना चाह रहा है आपके कि भारत में, इंडिया के अंदर जो कृषि एग्रीकल्चर वो आपके एक असंगठित क्षेत्र है। असंगठित क्षेत्र क्यों है, क्योंकि लोग बाग फिक्स समय अवधि के लिए काम नहीं करते इसमें। जैसे आप जैसे फसल की बुआई कटाई उस टाइम होनी है, उस टाइम पे आप वर्करों को हायर करते हो, और या तो ज्यादातर इंडिया में लोग बाग खुद ही अपने खेतों में काम करते हैं। फिर कुछ जो बड़े आपके किसान होते हैं वो उन वर्करों को हायर करते हैं फसल बुआई के टाइम पर, फिर आपको छोड़ देते हैं। अच्छा, ये तो बहुत बड़े किसानों की बात तो अपन करते ही नहीं। इसके अलावा इंडिया में एक समस्या और देखने को मिलती है, आपको पता होगा इंडिया की लगभग आपके 54% जनसंख्या अब भी, पहले तो 80% जब अपन कृषि प्रधान देश थे, पर 54% जनसंख्या, मतलब आधी से ज्यादा जनसंख्या आज भी कृषि के ऊपर निर्भर करती है आपकी। और इन 54% में बहुत सारे किसान ऐसे हैं, सीमांत किसान ऐसे हैं जिनके पास बहुत कम भूमि है, जैसे मानो 1-2 हेक्टेयर भूमि है उनके पास, और एक किसान उसमें काम कर रहा है, उसके 3 बेटे हो गए वो भी उसी में काम कर रहे हैं, उनकी पत्नियां, ये सब कुछ, तो एक परिवार के कम से कम 10 जने आपके 1 हेक्टेयर भूमि के अंदर काम कर रहे हैं। तब ये समस्या आएगी कि नहीं आएगी आपके असंगठित क्षेत्र वाले, जबकि आपको भी पता है 1 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर भूमि के अंदर 10 बंदों की कोई जरूरत नहीं है। वहां पे अगर 3 आदमी काम करेंगे तब भी वही होएगा, पर 10 बंदे आपके डिपेंडेंट है किस पे, 1 हेक्टेयर भूमि पे। इसको बोलते हैं डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, छुपी हुई बेरोजगारी, ठीक है। इसमें क्या है कि बंदों की जरूरत तो 2 ही थी,
पर घर के 10 के 10 मेंबर है ना, वो इस खेत के ऊपर ही निर्भर है, इसी रोजगार के ऊपर निर्भर है, तो वो इसी में ही काम आपके जाके करेंगे। तो इनके काम से कोई नई प्रोडक्टिविटी तो नहीं मिल रही। जैसे 2 आदमी जाके काम करेंगे तो 1 हेक्टेयर भूमि में मानो आपके 10 बोरी गेहूं हुए, ठीक है। 2 आदमी काम करने पे ये 1 हेक्टेयर भूमि में 10 बोरी गेहूं हुए। 3 आदमी ने काम किया तो माना इस बार आपके 12 बोरी गेहूं हो गए। फिर आप 4 आदमी 5 आदमी बढ़ा दोगे, जैसे थोड़ी ना 12 की जगह 20 बोरी गेहूं होने लग जाएंगे आपके 1 हेक्टेयर भूमि में, 12 ही होंगे। तो मतलब जो एक्स्ट्रा लोग आए उनके काम करने का कोई मतलब नहीं। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इकोनॉमिक टर्म बोले तो आपकी जीरो होगी। तो ये डिसगाइड एम्प्लॉयमेंट, छुपी हुई बेरोजगारी इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाती है। इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई बेरोजगारी है तो ये छिपी हुई बेरोजगारी है आपके, इसको डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। और ये सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है? तो ये सबसे ज्यादा आपके कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। कृषि क्षेत्र के अंदर आपके डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है, मतलब जहां पे 2 आदमियों की जरूरत है वहां 10 आदमी आपके काम कर रहे हैं, और इन 10 आदमी काम करने की वजह से कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्टिविटी तो हो नहीं रही, तो वो लोग बेरोजगारी कहलाए आपके। तो वो जो बेरोजगारी है वो कृषि क्षेत्र में डिसगाइज छिपी हुई बेरोजगारी सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलती है। इसीलिए सबसे मतलब असंगठित क्षेत्र का कृषि क्षेत्र में आपके बुरा हाल है, ठीक है। तो देखो काम के घंटे निश्चित नहीं है, ये तो फिक्स है, कृषि क्षेत्र में कोई काम के घंटे निश्चित थोड़ी ना होता है। इसके अलावा बिना अतिरिक्त वेतन के काम करना पड़ता है। जो अपन ऑर्गेनाइज सेक्टर में देख के आए थे या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर की आपकी खासियत थी, जो नुकसान थे, कमजोरियां थी, वो इसमें देखने को मिलेगी आपके। कृषि मजदूरों को दैनिक मजदूरी के अलावा कोई अन्य सुविधा नहीं मिलती। दैनिक मजदूरी भी कब मिलती है? मैंने आपको बताई, जब आपके कोई ऐसे बुआई कटाई ये सब कुछ चल रही है तो ये लोग काम करते हैं, वरना बीच में इनको कोई काम नहीं मिलता। मतलब सीजनेबल एम्प्लॉयमेंट मिलता है इनको। सीजनेबल एम्प्लॉयमेंट मतलब जब सीजन आया तब आपको एम्प्लॉयमेंट मिला, सीजन गया तब आप बेरोजगार, ठीक है। रोजगार सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सीजनेबल है इसलिए मजदूरों को सुरक्षा नहीं दी जाती, नियम और विनियमन का कोई अनुपालन नहीं होता। कृषि क्षेत्र में काम करने वाले जो आपके मजदूर हैं इनके लिए कोई नियम नहीं है। क्या ऐसे नहीं है कि भाई सुबह 9 बजे से लेकर 8 बजे तक ही काम करेंगे, ऐसा कहीं नियम और विनियम नहीं बनाए हुए, आपके रूल और रेगुलेशंस नहीं बनाए हुए, ठीक है। तो सारे जो असंगठित क्षेत्र के अपन ने खासियत पड़ी थी वो आपको कृषि क्षेत्र में आपके देखने को मिलती है, ठीक है। और साथ ही में छुपी हुई बेरोजगारी मैंने बताया आपको सबसे ज्यादा है। इसके अलावा संरक्षण की आवश्यकता वाले लोग, कौन कौन से लोग हैं जिनको संरक्षण की आपके आवश्यकता है? तो संगठित क्षेत्र में जैसे भूमिहीन किसान, जिन किसानों के पास भूमि नहीं है, वो दूसरों की जो मैंने आपको बताया ऐसे किसान भी जिनके पास बहुत ज्यादा भूमि है, वो दूसरे मजदूरों को बुलाते हैं। आपने अपने यहाँ पे बेसिक टर्म सुनी होगी, तो एक जमीन पड़त पे दी है। पड़त पे देने का मतलब कि किसी के पास ज्यादा जमीन है तो वो खुद खेती ना करके और मतलब आधे प्रोडक्शन की रेट में या कैसे भी, जो भी हर जगह का अलग नियम होता है अपने यहाँ पे, उस हिसाब से किसी अन्य को दे देते हैं जिसके पास आपके भूमि नहीं होती। सारी मेहनत ये करते हैं भूमिहीन किसान उस पर भूमि में, और फिर क्या बोलते हैं जो लाभ होता है आपके वो मालिक को भी 50% मिलता है। इनको लगभग बेचारों को जितनी आपकी मेहनत करते हैं उतना ही मिल पाता है, ठीक है। कृषि श्रमिक मैंने बताया जो काम करते हैं आपके सीजनेबल जा जाके, छोटे एवं सीमांत किसान, काश्तकार, बटाईदार, शिल्पी, ये सब आपके असंगठित क्षेत्र में आते हैं। इनको आपके इनके लिए कोई खास नियम नहीं बने हुए, खास गवर्नमेंट की पॉलिसियों का इनके लाभ मिलता नहीं है ज्यादा। वैसे किसानों के इतने अभी बहुत सारी जो आपकी पॉलिसीज योजनाएं वो चल रही है, पर फिर भी इतना ज्यादा लाभ इनको सभी को आपके नहीं मिल पाता। इसका एक बहुत ज्यादा रीजन ये भी है कि ये सारा जो वर्ग है आपका अनएजुकेटेड वर्ग भी मिलता है, तो इन लोगों को पता ही नहीं होता कि इस तरीके का हमको लाभ गवर्नमेंट दे रही है, इन तक ये बात पहुंचाई कैसे जाए, ठीक है। फिर शहरी क्षेत्रों में जैसे औद्योगिक श्रमिक, मैंने आपको एक और बताया कि शहरी क्षेत्रों में आपके जैसे डेली सब्जी बेचने वाले लोग या फिर डेली के बेसिस पे जो काम करते हैं, आपके डेली रोजगार के बेसिस पे काम करने वाले मजदूर है, इनका बहुत ज्यादा आपके शोषण देखने को मिलता है। औद्योगिक श्रमिक, निर्माण श्रमिक, जो मैंने बताया आपको कॉन्ट्रैक्टर के अंडर काम करता है ना, जैसे मकान बन रहा है, कोई बिल्डिंग बन रही है तो कॉन्ट्रैक्टर के नीचे काम करता है। कॉन्ट्रैक्टर इनका बहुत शोषण करता है, इनके लिए कोई नियम ही नहीं बने हुए। एक तो इनका काम बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ही शारीरिक मेहनत वाला काम होता है, फिर उसके बाद फिर भी इनसे एक सीमा से बाहर काम करवाया जाता है। जैसे बहुत सारी फोटोज आपको देखने को मिली होगी कि एक गर्भवती महिला होती है, वो भी लगभग 50-60 किलो वजन बोरी में भर के अपने सर पे उठा के लेके जा रही है, जबकि वो गलत बात है, सरकार के नियमों के खिलाफ है, पर फिर भी आपको इनमें देखने को मिलता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो देख लो मैटरनिटी लीव 6 महीने की मिल रही है, फिर भी पैसा मिल रहा है,
और यहाँ ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या है, वो महिला काम कर रही है गर्भवती होने के बाद भी, और फिर भी उसको इतना पेमेंट नहीं दिया जाता, कभी टाइम पे पेमेंट नहीं दिया, पेमेंट भी दिया जाता तो बहुत कम दिया जाता है। तो देखो खुद शोषण हुआ ना। तो ये फर्क है आपका अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर। ठीक है, तो ये अपन ने ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर पढ़े आपके। अगर आपको ये इस तरीके से पूरे समझ में आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद आपका। और हाँ, साथ ही में आगे की वीडियो में अपन जो है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर जो होते हैं, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के डिवाइडेंट होते हैं ओनरशिप का आधार पर, वो पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद आपका।